आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद तमाम तरह का लिटरेचर लिखा गया। ऐसा ही है कृष्णचंद्र साहब का लिखा एक तवायफ का खत, जिसे पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर लिखा गया है, बंबई की एक तवायफ की तरफ से। चलिए सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत नहीं मिला होगा। यह भी उम्मीद करती हूं कि आज तक आपने मेरी या मेरी तरह की दूसरी औरतों की सूरत भी नहीं देखी होगी। ये भी जानती हूं कि आपको मेरा यह खत लिखना किस कदर नापसंद होगा, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूं, हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूं, ये खत मुझसे बेला और बुतूल लिखवा रही हैं। मैं अपने दिल के सदके में आपसे माफी चाहती हूं। अगर मेरे खत में कोई फिक्र आपको बुरा लगे तो उसे मेरी मजबूरी समझिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं, ये दोनों लड़कियां कौन हैं और वो क्यों ये खत लिखवाना चाहती हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूं। घबराइए मत, मैं आपको अपनी घिनौनी जिंदगी के इतिहास से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आया हूं। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठी कहानी भी नहीं करना चाहती। इस खत को लिखने का मतलब यह भी नहीं है कि मैं आपको तवाइफियत की जिंदगी से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूं जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बंबई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बंबई को बहुत देखा ही है, मगर आपने हमारा बाजार कहां देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूं वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं, जहां बंबई के शरीफ लोग रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब दोनों इसका फायदा उठा सकें, मुस्तफीद हो सकें। बल्कि फारस रोड फिर भी मदनपुरा से ज्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। यह बाजार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके रहने वाले भी खूबसूरत नहीं। बाजार के बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शब रोज जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते, लौंडे, शोहदे, बेकार और क्रिमिनल्स उन गलियों का तवाफ करते नजर आते हैं। लंगड़े, लूले, लोफर, बीमार, कोकीनबाज, जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सीले हुए फुटपाथ पर मैलों के ढेर पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयलों के अफसुर्दा गोदाम, दलाल और बासी हार बेचने वाले और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोटा कसकर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहां क्यों आएंगे। कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करेगा। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालाबार हिल पर रहते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बुतूल भी मेरे साथ थी। जिन्ना साहब, बुतूल को आपसे जिस कदर अकीदत है वो आपको जितना मानती है मैं बयान नहीं कर सकती। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ आप हैं। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नियत से नहीं। बुतूल की उम्र अभी 11 बरस की है। छोटी सी लड़की तो है वो। ये और बात है कि फारस रोड वाले अभी से उसके बारे में बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहां मैं रहती हूं। फारस रोड के मगरबी सिरे पर जहां चीनी हज्जाम की दुकान है,
उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप तो सब समझते हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूंगी कि वहां पर मेरी दुकान है और वहां पर मैं इस तरह का कारोबार करती हूं जिस तरह कोई सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार करता है। और हर कारोबार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे का भी सोचता है। मेरा कारोबार भी इसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं है। ये दुकान अच्छी जगह पर नहीं है। यहां रात तो रात, दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहां भर की गालियां बकते हैं। यहां बात बात पर छुराजनी होती है। दोए खून हर दूसरे तीसरे रोज होते हैं। गरज की हर वक्त यहाँ पर जान खतरे में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि पवई जाके रहूं या वर्ली पर समुद्र के किनारे कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ। और मैंने तो पूरा हिंदुस्तान देखा है, घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोबत में बैठी हूँ। लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बंबई में, इसी फारस रोड पर, इसी दुकान पर बैठी हूँ। अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपए तक मिलती है। हालांकि ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। माहौल में बदबू आती है, कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिश ज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरह काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपए तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने एक कमरा है जहाँ मेरी बैठक है। यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुस्ल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हांडियाँ हैं और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है और इसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है और इसके नीचे मेरे कपड़ों का संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से रंगाई नहीं कराई है और न वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को यहीं गांव तकिए पर सर लगाकर सो जाती हूँ। बेला और बुतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बुतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा यह खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूं दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा यह खत कभी पहुंचे भी नहीं। फिर भी मजबूर हूं, इसलिए यह खत लिख कर रहूंगी क्योंकि बेला और बतूल की मर्जी भी यही है। शायद आप कयास लगा रहे होंगे कि बेला और बतूल मेरी बेटियां हैं। नहीं, यह गलत है। वो मेरी बेटी नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए में खरीदा था। 300 रुपए में। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था जहां बेला के माँ बाप कभी रहा करते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था, मिडिल क्लास लोग थे। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू किया, उस वक्त 4th जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक हुजूम देखा। लोग ही लोग थे। ये लोग हथियार बंद थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकालकर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाह अकबर का नारा भी बुलंद करते जा रहे थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप का कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी मां को दम तोड़ते हुए देखा। वैश्यों ने उसकी छातियां काट कर फेंक दी थी। वो छातियां जिनसे एक मां, कोई मां, हिंदू मां या मुसलमान मां, ईसाई मां या यहूदी मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इंसानों की जिंदगी में कायनात की वसाअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरी छातियां अल्लाह अकबर के नारों के साथ काट डाली गई। किसी ने
तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में यह स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूं कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाल भी नहीं था। वो एक ऐसी सादत, बेरहमी, बुज़दिली और शैतानियत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी जब वो चौथी में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसकी शादी किसी शरीफ घराने के गरीब लड़के से करते थे। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने शौहर से, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं लगती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है। कायदे आजम साहब, शायद अगर आप उसे देख सकें तो उसका अंदाजा लगा सकेंगे। उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में आप उतर सकेंगे। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घरानों की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है। जो उसे मिटाता है उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन वो सगी बहनों की तरह मेरे पास रहती हैं। बतूल मुसलमान लड़की है और बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक तवाइफ के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के गांव खेम करन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 शादियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेम करन में एक मामूली किसान था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान, जो वहां आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यहीं 3-4 घर पठानों के थे और वो लोग वहां कैसे रहते थे शायद इसका अंदाजा नेहरू जी आपको इससे होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं थी। ये लोग घर में चुपचाप नमाज अदा करते थे। सदियों से, जब से महाराजा रणजीत सिंह ने हुकूमत संभाली थी, किसी मुसलमान ने उस गांव में आसान नहीं दी थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गटमट होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े, दाढ़ी, घुन, मूछें वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले बाजारी ही बाजारी नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लिए फिरते हैं। 11 बरस की तो है वो, अनपढ़ बतूल। वो चंद दिन हुए तो मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपए में खरीदा। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कहा है कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाए। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस तरह बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपनी वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह पर पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी आंतें तक निकाल ली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनकी बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरख्शां, मरजाना, सोहन बेगम एक एक करके उस वैशी इंसान ने सबका मुंह काला किया, जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत और पाकिज़गी से सर झुका दिया था। उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जिना किया। धर्म ने उस दिन अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी।
आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्वरी का नाम ले सकता है, अशोक के कदबे को सुना सकता है, एलोरा के सनमजादों के गुण गा सकता है, बतूल के बेबस भिजे हुए होंठ, उसकी बाहों पर वैशी दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों के नामवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारे तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस बदबू मारती लाश को भी दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी शर्मिंदगी है। शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने नहीं कही होंगी, ना सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कह सकते, शायद थोड़ा भी नहीं। फिर भी हमारे मुल्क में आजादी तो आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी। और शायद अब एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का यह हक जरूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद है। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक तवाइफ के यहाँ रहती हैं। उन्हें यह धंधा पसंद नहीं। हालांकि मैंने उन्हें खरीदा है, मैं चाहूं तो उनसे यह काम ले सकती हूं। लेकिन मैं सोचती हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे करवाया। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में आकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे जो कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूं। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित नेहरू जी, मैं चाहती हूं कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें, और जिन्ना साहब, मैं चाहती हूं कि आप बेला को अपनी बेटी समझें। जरा एक दफा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नोहा सुनिए। ये नोहा जो नवा खाली से रावलपिंडी तक और भरतपुर से बंबई तक गूंज रहा है, क्या वो आवाज गवर्नमेंट हाउस में नहीं सुनाई देती? आपके मुखलिस फारस रोड की एक तवाइफ। तो दोस्तों, कैसा लगा स्टोरी बॉक्स का ये एपिसोड हमें बताइएगा जरूर। मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। और अगर आप स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग्स जरूर दीजिए और रिव्यू भी कीजिए ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। साउंड डिजाइन है अमृत रेगी का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।